बाजार में बुल्स का जोश हाई, नए शिखर पर पहुंचे निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप। बैंक निफ्टी में भी अच्छी खरीदारी। बजाज हाउसिंग की बम्पर लिस्टिंग, पहले ही दिन डबल हुआ शेयर, 114% प्रीमियम के साथ 150 रुपए पर लिस्टिंग। वहीं क्रॉस और टोलिंग टायर्स की फ्लैट लिस्टिंग। रियल एस्टेट, सरकारी बैंक और मेटल शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी। तीनों सेक्टर इंडेक्स 1% चढ़े। पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी में 20% की बढ़ोतरी से चुनिंदा एफएमसीजी शेयर्स में दबाव। 2% से ज्यादा फिसला एचयूएल, साथ ही गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया और इमामी में भी तेज गिरावट। शुगर और लीगर शेयर्स में रौनक। धामपुर, त्रिवेणी और रेडिको खेतान 4% से ज्यादा उछले। सरकार ने गन्ने के जूस और बी हैवी मोलेसिस से रेक्टिफाइड स्पिरिट और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनाने को इजाजत दी। आज के मेहमान है सर्वेंद्र श्रीवास्तव, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालते हैं मार्केट में कि ताज़ा हाल क्या है। और करीब 50 पॉइंट की मजबूती के साथ 25,400 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है और 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी 178 पॉइंट की बढ़त के साथ। मिड कैप इंडेक्स 60,200, पौने 200 पॉइंट की मजबूती। तो लगभग 0.25% के आसपास की तेज़ी। तीनों इंडाइसेस में एडवांस डिक्लाइन अभी तक फेवरेबल हैं, क्योंकि मिड कैप ऊपर है लेकिन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, लगभग 1:1 ही आप मान के चलिए इसको। बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग हुई और ज़बरदस्त तेज़ी। इस वक्त भी 127% की मजबूती है इसमें। 70 रुपये का इशू प्राइस था और वहाँ से डबल होके लिस्टिंग हुई है इसकी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मजबूती इस आईपीओ में थी। और दिलचस्पी आपने देखा, हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ ये था और उसी तरीके की इसकी लिस्टिंग होती हुई थी। 2 और आईपीओ लिस्ट हुए लेकिन उनकी लिस्टिंग दमदार नहीं रही। टोलिंग टायर्स और क्रॉस की, वो तो एकदम फ्लैट से लिस्ट हुआ। ये देखिए 8% के ऊपर आसपास है क्रॉस और बहुत मामूली सी बढ़त के साथ टोलिंग टायर्स भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सरवेंद्र जी से एक राय लेते हैं ओवरऑल मार्केट पे। सरवेंद्र जी, 25,400 पे चल रहा है निफ्टी और 2 दिन बाद एक बड़ी घटना है जी अमेरिका में जी उसका असर तो ज़रूर होगा जी। चार्ट क्या कह रहा है? लॉन्ग? देखिए नीरज जी, देखिए इवेंट के पीछे ही तो ये चला है यूएस भी, और अगर आप इंडिया भी देखें जो चला है, तो आई थिंक इवेंट के एंटिसिपेशन में ही चला है। और आई थिंक जैक्सन होल में उन्होंने बोल दिया कि रेट कट तो आ रहा है। अब वो तो बात यही है कि 25 आएगा कि 50 आएगा, वो अटकलें बाजार हमेशा वैसे भी लगाते रहता है 25-50। तो आई थिंक इवेंट तो बाय एंड लार्ज आई थिंक मूव आ गया है, डिस्काउंटेड है। तो इट इज मोर लाइक बाय एंड रूमर, और अब तो न्यूज आने की तैयारी है। तो आप जैसे मैंने पहले भी बोला कि भाई 24,600 से लेके 25,400 25,500 तक की हमको रेंज लग रही है। रेंज के अपर एंड पे आप हैं तो थोड़ा मुनाफा मानते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और 24,500 के ऊपर माफ कीजिएगा 25,500 के ऊपर जब आप टिकने लगेंगे, तब आई थिंक फिर समीकरण और सुधरेंगे। फिर हम बोल पाएंगे कि और प्रॉब्ली और 800,000 पॉइंट कहीं ऊपर में जगह बनेगी उसके बाद। क्योंकि जो रेंज चली है ये 4 हफ्ते से, वो बहुत बढ़िया अभी तक होल्ड कर रही है। तो मैं अहेड जाके उस पे इवेंट के पहले नया ट्रेड नहीं लेना चाह रहा कि भाई ब्रेकआउट हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मैं खाली यही बोल रहा हूँ कि भाई ये रेंज है, ब्रेकआउट हो जाए तो फिर 1000 पॉइंट ऊपर में ऐड करेंगे। जब तक नहीं हो रहा तब तक 5-6 महीने से 5-6 हफ्ते से तो हमारा काम चल ही रहा है रेंज ट्रेडिंग का, तो उसी को चलाएंगे अभी आगे। ओके, चलिए अब सवाल लेना शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है रवि रंजन सिंह, आरा, बिहार से। बताइए रंजन साहब। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास जेके बैंक है सर, 200 शेयर है 111 का रेट पर सर। 6 मंथ रखना है सर इसको। 6 महीने रखना है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जेके बैंक। सरवेंद्र जी, कैसा लग रहा है? देखिए आई थिंक काफी ये अपने अपने पीएस सेट में तो काफी आई थिंक पिस गया है। एक बढ़िया यहाँ पे आप देखिए तो लास्ट 6-12 महीने 12 महीने के तरह एक यहाँ पे करेक्शन बढ़िया चल चुका है। तो थॉट यही है कि देखिए गिरावट जो आनी थी मेरे हिसाब से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आ चुकी है। तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि लास्ट देखिए, अगर आप 4 महीने का चार्ट देखें तो लास्ट बहुत ज्यादा 100 रुपए के नीचे गया नहीं है। वो एक साइकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा भी होता है। तो जब तक 100 के ऊपर टिका हुआ है, आई थिंक 6 महीने के पर्सपेक्टिव से अपने रेंज के लोअर एंड पे है और वर्स्ट प्राइस दिन है 6 महीने के हिसाब से। तो मुझे लगता है पुल बैक में 125-130 के टारगेट्स यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है आ जाएंगे, एज लॉन्ग एज हम 100 के ऊपर बने हुए हैं। तो मेरे हिसाब से बने रहे ट्रेड। तो इस पे रुके रहना चाहिए आपको जेके बैंक पे। जी। अगला सवाल है गुरु प्रसाद का, जो गोंडा उत्तर प्रदेश
से शामिल हो रहे हैं हमारे साथ। गुरु प्रसाद जी बताइए। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते। जी जी सर, हमारे पास टीवीएस सप्लाई चेन की सिर्फ 177 के रेट 177 पे लिए थे, 206 भी चल रहा है। जी। टीवीएस सप्लाई चेन रुकने का मन है कि बेचने का? नहीं रुकने का मन है सर। सर जी टीवीएस सप्लाई चेन में रुका जाए अभी, फायदा है इनको? तो देखिए डेटा इसमें उतना ज्यादा नहीं है कि मैं इनको जब से डेटा है तब से इसकी रेंज है 240 से लेकर तकरीबन 160। थोड़ा एक आध बार ऊपर टिक मारा, एक आध बार नीचे मारा है, बट ब्रॉडली जहां पे 80-90% ट्रेडिंग हुई है वो है 240 से 160। तो आई थिंक उसी रेंज में रहेगा और डेटा बहुत कम है, तो जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो जाए नया व्यू नहीं लेंगे। फिलहाल थॉट यही लेके चलेंगे कि मे बी इस लेग में टुवर्ड्स 240 जाएगा। 240 जाए तो बेच दें फिर? सर इसमें उतना डेटा नहीं है कि मैं इनको बाय या सेल बोल पाऊं, तो मैं खाली बोलूंगा कि रेंज में है और आई थिंक 240 तक जा सकता है, ऐसा मेरा भी फिलहाल मानना है। तो हो गया गुरु प्रसाद जी, 240 के लगभग जब पहुंचे तो एक बार दोबारा ट्राई करिएगा, हम लोग बातचीत करेंगे अगर मौका लगा तो। अभी तो होल्ड करिए इसको। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और हमारे साथ इफ्तिखार जुड़ रहे हैं। इफ्तिखार जमशेद कानपुर से। बताइए इफ्तिखार, क्या सवाल है? जी सर, मेरे पास जीएसएफ गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर के 1100 शेयर हैं 244 के रेट से, और नीचे चल रहा है। और एचडीएफसी है हमारे पास 1630 के रेट से 200। एचडीएफसी 1630 में अभी लिया है क्या हाल फिलहाल में? जी जी। क्यों लिया एचडीएफसी अभी हाल फिलहाल में? कोटक वालों ने दी थी नहीं उस पे तो। अच्छा, कोटक बैंक नहीं लिया? कोटक बैंक नहीं लिया। ओके, तो चलिए लेते हैं इसको जरा। सरवेन जी पहले बताइए, जीएसएफसी 244 पे 1100 ले रखे हैं। जी देखिए जीएसएफसी में बढ़िया मूव्स रहे थे पीछे, तो आई थिंक उसी को कहीं पचा रहा है। थॉट तो यही है कि देखिए ओवरऑल एक उसके इम्पोर्टेंट लेवल्स थे, उनको निकाल के बैठा है। तो आई थिंक यहाँ पे जब तक 190-200 के ऊपर टिका हुआ है, आई थिंक मीडियम टू लॉन्गर टर्म सेटअप्स अच्छे हैं यहाँ पे। तो उम्मीद है तो यही रहेगी कि भाई अगर अफोर्ड कर सकते हैं 190 का स्टॉप, तो आई थिंक 190 के स्टॉप से आई थिंक इनको ट्रेड में एटलीस्ट 3 से 6 महीने और यहाँ जीएसएफसी में बने रहना चाहिए। जीएसएफसी में होल्ड करिए इफ्तिखार आप। एचडीएफसी में क्या करना है भाई? ये तो 1630 पे उन्होंने लिया है और आज सुबह अनुज खबर भी दिखा रहे थे कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी बैंक बेच दिया है। जी जी, देखिए इनको मैं इसमें एक क्लियर कट स्टांस दे दूं कि भाई देखिए बहुत ज्यादा 1730-1750 के ऊपर ये टिक नहीं पाया है 2021 से। तो 4 साल से किन्हीं कारणों से आई थिंक 1700 टू 1750 70 उस रेंज में कहीं जाके पिस जाता है और 1800 के ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो है, बड़े बड़े लोग बेच रहे हैं और रिटेल होल्डिंग ज्यादा बढ़ रही है। तो आई थिंक सप्लाईज तो है यहाँ पे ऊपर के लेवल्स में। 4 साल से कोई बड़ा आदमी बेच रहा है, क्योंकि किसी भी इतने बड़े स्टॉक को बुल मार्केट में रोकने के लिए आपने 4 साल का निफ्टी का बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसका मतलब कि डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है ऊपर में, कोई तो बेच रहा है। अब वो कौन बेच रहा है वो धीमे धीमे मालूम चलता जाएगा, बट मेरी राय है कि बहुत ज्यादा 1730-1750 के ऊपर टिक नहीं पाता है। जब तक 1800 के ऊपर जाएगा नहीं तब तक नए कोई समीकरण निकलेंगे नहीं। तो आई थिंक जितना थोड़ा सा इनको पुल बैक ऊपर का मिले मेरे हिसाब से निकले यहाँ से। अभी तो फायदा में ही है इफ्तिखार जी, निकल लीजिए इसमें से, बहुत दमदार नहीं लग रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और अगला सवाल हमसे पूछने के लिए जुड़ रहे हैं राकेश रायपुर से। राकेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्कार जी। सर मेरे पास ओएनजीसी के 1000 शेयर हैं 318 के रेट से हैं। अभी तो रेट बहुत डाउन हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए? 318 पे लिया, अभी क्या देखो भाई क्या रेट चल रहा है? 293 है जी। ओएनजीसी में आज एक खबर भी आई, लेकिन वो खबर इंस्टेंट वाली नहीं है। इन्होंने एक रिन्यूएबल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी को एक्विजिशन भी किया, पीटीसी एनर्जी लिमिटेड का, पीएल का। एनीवे खैर, ओएनजीसी सरवेन जी 318 पे लिया राकेश जी ने, 293 आ गया है, धड़कन थोड़ी बढ़ रही है। देखिए ओएनजीसी को थोड़ा लंबे लेंस से देखना पड़ेगा, थोड़े अलग लेंस से देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसमें 2-3 समीकरण है। देखिए क्रूड जो लग रहा था 2 बार तो 70 से 100 का क्रूड ने जर्नी पूरी की है, इस बार लग रहा था कि इस जर्नी में और ऊपर जाएगा, बट अभी फिलहाल वापस 70 के आसपास आया और लोगों के स्टॉप लॉस देखिए, सबके स्टॉप लॉस खाने के बाद वापस 71-72 हो गया है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई 68 के बहुत ज्यादा नीचे क्रूड है नहीं, ब्रेंट की बात कर रहा हूँ, और इवेंचुअली 95-100 की तरफ जाएगा। तो 2 बार तो वो राउंड कर चुका है
थर्ड राउंड भी मुझे लगता है होगा, एज लॉन्ग एज जो इस स्विंग में हमने लो डाला वो जब तक नहीं टूटता, तो आई थिंक उसका फायदा ओएनजीसी को मिलेगा अगर वो 100 की तरफ जा रहा है। इंडिविजुअल भी जब खाली ओएनजीसी को स्टैंड अलोन देखेंगे तो आपको दिखता है कि भाई 4-4.5% की तो आपकी डिविडेंड चल रही है, तो नेट ऑफ, तो ये आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देती है। प्लस आई थिंक जिस तरह के इसके लेवल्स बने हुए हैं, जिस तरह के इसने सेटअप्स ब्रेकआउट किए हुए हैं पीछे से, आई थिंक बहुत बढ़िया मीडियम टू लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स हैं। 240 260 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट्स हैं, उसके बहुत ज्यादा नीचे मुझे जाता हुआ नहीं लग रहा। तो आई थिंक इनके पास अगर पेशेंस है 12-18 महीने का, तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें, क्योंकि ये स्टॉक डेफिनेटली आपको अपसाइड में सरप्राइज कर सकता है। खाली यही है कि इस साल का क्लोज कहाँ आ रहा है। तो इस साल का क्लोज इसका 2014 का हाई था, और 2014 का इसका हाई था 314 रुपए 315 रुपए के आसपास। आई थिंक आई एम एंटिसिपेटिंग कि ये साल के एंड में अगर 315 को क्लियर कर ले क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसमें बहुत बढ़िया एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट यहाँ पे आएगा, तो बने रहें ट्रेड। क्रूड मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के चुनाव से पहले चलेगा। हाँ, वो हो सकता है, तक तो क्रूड नहीं चलेगा। जी वो हो सकता है, वो हो सकता है। कमला हैरिस जी दबा के रखेंगे इसको। हाँ, मेरे ख्याल से रखें, और नीचे में अगर 240 के आसपास आए, 240-250 की रेंज में मिले तो थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ओके, तो राकेश जी हम लोग क्रूड की बात इसलिए करें कि कच्चे तेल से सीधा संबंध है। जितना वो महंगा होता है ना क्रूड तेल, तो इनका रिलाइजेशन बढ़ता है। लेकिन यूएस में इलेक्शन है और वहाँ पे महंगाई असर कर सकती है, इसलिए यूएस वैसे आप सभी लोगों की जानकारी के लिए वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूएस है। लोगों को लगता है सऊदी अरब नहीं, यूएस है टेक्निकली, तो वो लोग प्राइस नहीं बढ़ने दे रहे अभी, हमको ऐसा लग रहा है। खैर एनीवे, होल्ड करिए इसको और 240 रुपये और ख़रीदिए। और सरवेन जी को लगता है कि चार्ट पे बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष कुमार का नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग सविता जी। जी सर, बताओ। वेरी गुड मॉर्निंग। नीरज जी, मेरे पास 610 पे 40 शेयर्स है कोचिन शिपयार्ड के, एंड 80 शेयर्स है मेरे पास 88 के भाव पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। आईडीएफसी बैंक? यस सर। पहले लेते हैं इसको। 610 पे लिया है कोचिन शिपयार्ड और इसका हाई था 2827 रुपये। सरवेन जी, तकरीबन 1000 रुपये ये ऊपर से ठंडा हो चुका है। जी मुझे याद है कि हम लोग डिफेंस और रेलवे शेयर्स के बारे में लगातार ये कह रहे थे कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहना चाहिए। जी बहुत ऊपर गया है ये सब स्टॉक्स, 10x 15x पता नहीं कितने कितने x हुए हैं ये जी। तो अब जैसे इन्होंने लिया 610 पर, तो इनका भी पैसा बहुत ज़बरदस्त बना है, लेकिन अब ऊपरी लेवल से 1000 रुपये नीचे आ चुका है। जी, करंट प्राइस पे क्या करना चाहिए? देखिए इनके लिए ये कहना पड़ेगा कि बहुत देर कर दी आपने हुजूर आते आते, क्योंकि आप बहुत लेट रह गए इसमें थोड़ा पहले राय ले लेते। वैसे तो हम राय रेगुलरली दे रहे हैं, पता नहीं उस दिन ये शो सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, कि जो डार्लिंग स्पेसेस या सेक्टर्स होते हैं सबसे ज्यादा अपनी डिसअपॉइंटमेंट शॉर्ट टर्म में उनमें ही आता है। तो मतलब जो चीज 3-4 साल चली हुई है वो आपको 6-12 महीने डिसअपॉइंट करेगी, ये फेज आएगा। उस फेज से अगर आप बचे तो आप अपने 33% आप ये जो पैसे हैं बचा सकते थे। तो बहुत जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा बीच में मुनाफा लेते रहे, राइट टाइम पे। टाइमिंग करना देखिए जरूरी है, तो हर स्टॉक के लिए टाइमिंग डिफरेंट होगा, उसके लिए आपको रेगुलरली टच में रहना पड़ेगा सीएनबीसी से। बट अगर आप वो काम रेगुलरली करते रहते हैं तो फिर आपको ये निकलने मिल जाता था। अब ऑलरेडी इतनी गिरावट आ चुकी है कि बस एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। मैं इनको ये नहीं बोल सकता कि यहाँ से एग्जिट, क्योंकि अपने लॉन्गर टर्म एवरेज के आसपास आ चुका है, बट बाउंस आएगा तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनको एक बार इसमें थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए टुवर्ड्स। आई थिंक अगर ये लकी रहे तो 2150-2200 का एक बाउंस आएगा। उस बाउंस में मुझे लगता है कि इनको 1/3 क्वांटिटी बेचनी चाहिए, तो रिमेनिंग इनके फ्री हो जाएंगे हमेशा के लिए। 1/3 तो अभी बेचेंगे तो भी फ्री हो जाएगा 600 के हिसाब से, बट 1/3 उस समय बेचेंगे तो सब कुछ फ्री हो जाएगा इनका रिमेनिंग क्वांटिटी। जी, तो यहाँ से किसी भी राइज में 1/3 बेच दीजिएगा तो आपकी कॉस्ट निकल आएगी, फिर आपको बहुत ज़्यादा धड़कन नहीं पड़ेगी। वैसे आपने कहा कि डार्लिंग स्टॉक ही सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। आम जिंदगी में भी लोग कहते हैं कि जिससे मोहब्बत करो वही धोखा देता है। तो धोखा तो नहीं सर, एटलीस्ट देखिए झगड़ा हम सबसे ज्यादा उनसे ही करते हैं जिनको हम प्यार करते हैं, तो वो तो डेफिनेटली थोड़ा दुख, धोखे तो नहीं, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा जिनसे प्यार करिए दुख भी सबसे ज्यादा वही देते हैं। मतलब आप करो प्यार के साथ हेज करके चलें, बीच बीच में रिव्यू करते रहे प्यार, बीच बीच में थोड़ा कैरेट थोड़ा स्टिक लेते रहे बीच बीच में। अच्छा, एक दूसरी मोहब्बत है इनकी HDFC बैंक जी, माफ कीजिएगा IDFC बैंक 86 रुपये में लिया है जी। IDFC फर्स्ट बैंक, क्या करें इसमें? देखिए दोनों ट्रेड्स में से ये ज्यादा बेहतर ट्रेड है, क्योंकि रेट भी इनका आसपास का है और यहाँ पे भी जैसे मैंने बोला, अब सेम चीज यहाँ पे भी जैसे भी इनके पहले वाले स्टॉक में थी कि काफी अच्छी एक गिरावट कई महीनों की
कई क्वार्टर्स की गिरावट यहाँ पे पूरी हो गई, तो एक 4-5 ऑलमोस्ट 12 मंथ्स की गिरावट यहाँ पूरी हो रही है एचडीएफसी फर्स्ट बैंक में। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा 65 के नीचे नहीं जाएगा, उन्हीं एरियाज के आसपास इसमें सपोर्ट आ जाता है 65-70 के आसपास। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें यहाँ पे भी। और ये तो एक्चुअली अगर चलेगा तो थोड़ा आउट परफॉर्म भी कर सकता है अपने पीएस सेट को भी और मार्केट को भी। तो आई थिंक 9700 के टारगेट्स मुझे लगते हैं 6 से 9 महीने में आने चाहिए, एज लॉन्ग एज 65 नहीं तोड़ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ से कि 65 तोड़े नहीं, 8 रुपया और ऊपर में तकरीबन 100 रुपये आ जाए, तो काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड्स यहाँ बन रहे हैं मेरे हिसाब से। ओके, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, इसलिए इसको होल्ड करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आशुतोष दीक्षित का, वडोदरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीक्षित साहब बताइए। आशुतोष जी टीवी बंद करिए वरना कुछ सुनाई नहीं देगा ना हमको ना आपको। ओके, बोलिए। हेलो जी पूछिए, सवाल पूछिए सर। अच्छा, टीवी बंद कर लो। हाँ, आवाज गूंज रही ना हमको आपको दोनों को। हाँ सर, पूछिए। मैं ये पूछ रहा था सर, मेरे पास वोडाफोन आइडिया 3000 ₹17.55 में मैंने लिए हैं। 17.55 जी। ओके। और मैं अभी 1-2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। तो बहुत नीचे आ गया, ₹13.22 पे। जी। सरवेन जी भारी नुकसान हो रहा है इनको जी, वोडा आइडिया में, क्या करें? नहीं देखिए, पेनी स्टॉक्स में जाने में यही प्रॉब्लम है कि जब निराशाएं आती हैं तो फिर ज्यादा ही आती हैं, और ये तो इतना चर्चाओं में और न्यूज में ये सेक्टर स्पेस सब कुछ रहा है और कंपनी के खुद के जो इश्यूज चल रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा मुझे पहले भी उम्मीद नहीं थी। मेरे थॉट यही है कि भाई इनिशियली कभी एक जमाने में रिवर्सल्स ईयरली के अच्छे आए थे तो लगे थे, लेकिन उसके बाद से मैंने हमेशा ये बोला कि भाई इसने अपने स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप्स को इग्नोर कर दिया था पहले, तो अब वो तेजी इसमें है नहीं, बहुत ज्यादा 19-20 के ऊपर टिक नहीं पाएगा। और नीचे में तो जब जाता है तो आई थिंक देखिए वर्स्ट केस में नीचे में मुझे भाव दिख रहे हैं, 3 रुपए भी गया है, बट लेट्स सी लास्ट 2 साल 6 रुपए तक तो जाता ही है। तो आई थिंक 6 से 20 की रेंज है। मेरी राय तो रहेगी उछाल कोई आए तो निकले यहाँ से, क्योंकि 6 रुपए तक जाने का इसमें पूरा रिस्क है। ओके भैया, उछाल में इससे निकल जाना चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लगे इसी मोड़ पर और फिर लौट के आके कुछ और सवाल आपका। और मार्केट्स में अच्छे खासे कामकाज करा हुआ है और इंटरेस्टिंग जंक्चर पे मार्केट चल रहा है और बजाज फाइनेंस की लिस्टिंग बहुत ही शानदार हुई है। चलिए एक और सवाल है तरुण का, ये BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्यूचर लिया इन्होंने 303 पर और IOC का भी फ्यूचर लिया 173 पर, दोनों को कैरी फॉरवर्ड कर लूं? जी देख रहा हूँ। जी BEL देखिए फ्यूचर ले लिया है तो दायरा सीधा ट्रेडिंग का हो जाता है 1 महीने का। और यहाँ पे ये है कि देखिए बाउंस तो आया है, लकी है कि इनको एक बाउंस मिला तकरीबन 276 से लेके जो ये बाउंस आया है 294। तो अब आई थिंक इसका भी इसमें मुझे लगता है कि अगर इसमें अगर ये 285 होल्ड कर लेता है तब तो ये बने रहे ट्रेड में, और रोल करना चाहे तो रोल करें। बट अगर किन्हीं कारणों से 285 स्पॉट में टूटता है तो मुझे इनको बोलना पड़ेगा भाई कि उसके नीचे कहीं एक स्टॉप भी जरूर रखें। तो 285 के स्टॉप से चाहें तो फिलहाल यहाँ बने रहें। और BEL में देखिए यहाँ पे एक रेंज बन रही है, तो ये थोड़ा फिर भी थोड़ा इससे बेटर चार्ट है, माफ कीजिएगा IOC का थोड़ा बेटर चार्ट है। BEL में इनको होल्ड करना है 225 से और 285 से, और यहाँ पे इनको मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना है। और यहाँ मुझे लगता है कि ऊपर में 190-195 के स्तर यहाँ आएंगे। यहाँ पे IOC में इनको एक स्टॉप लॉस लगाना है 168 में एक स्टॉप लॉस लगाएं उसके नीचे, और दोनों में ट्रेड में बने रहें, IOC में भी और इसमें भी, BEL में भी। ओके, राज शर्मा SBI कार्ड की 820 वाली कॉल ली इन्होंने 10 रुपए की, और NTPC की 410 वाली कॉल ली है 4 रुपए 15 पैसे की, होल्ड और एग्जिट? देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आई थिंक स्टॉक्स इनके सही नहीं है, स्पेशली NTPC तो देखिए एक ट्रेडिंग स्टॉक है, उसमें अभी ऑप्शंस करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि उछालों में इनको NTPC में से निकलना चाहिए। फिलहाल स्टॉक चल रहा है बट स्टॉक कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन में इसमें से निकलने की कोशिश करें। और SBI कार्ड में भी मेरी राय रहेगी कि 102 दिन होल्ड करना चाहे तो करें, बट जितना जल्दी हो सके इसमें से भी निकलने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता जब तक 800-820 के ऊपर जाके टिकेगा कोई नए बड़े लेग्स यहाँ पे ऊपर के पेंडिंग है। उल्टा इनफैक्ट नीचे में मुझे लगता है 770-775 की तरफ ये फिसल सकता है, और टाइम लगेगा तो इनका टाइम वैल्यू में पैसा फिस जाएगा। 820 के ऊपर जाएगा SBI कार्ड? 800 मतलब 800 तोड़ेगा?
नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, 800-820 नहीं तोड़ रहा है, इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूँ कि निकल जाए, क्योंकि मुझे तो 770 लग रहा है। ओहो, जी 770। जी। ओके। अच्छा, LIC हाउसिंग फाइनेंस जी। 6% नीचे, तो वो सब वो बजाज फाइनेंस वाला जो जोड़ीदार बनने की कोशिश कर रहे थे वो सब नीचे आ गया। बजाज फाइनेंस भी 3.25% नीचे आ गया, केनफिन होम भी नीचे आ गया, पिरामल नीचे आ गया, फिनसर्व नीचे आ गया, REC PFC नीचे आ गए। जी बताओ भाई, LIC हाउसिंग फाइनेंस 6% नीचे है। सर देखिए, थीम ये ऐसे ही रहती है हमेशा, ऑलवेज, कि जब आप कुछ किसी सेक्टर का कोई बड़ा IPO आता है तो उस समय इनिशियली सब कुछ चलता है, बट ये प्रॉफिट टेकिंग वही है, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। अब जब से इवेंट आ गया, न्यूज आ गया, चीज डिस्काउंट हो गई, तो देखिए प्रॉफिट टेकिंग आ गई। LIC में तो आई थिंक डिविडेंड स्ट्रिपिंग भी थोड़ी हुई थी, तो वो भी एक इसमें फैक्टर था चलने का। तो आई थिंक सब समीकरण आई थिंक आज पूरे हो गए, और इसीलिए स्पेस में आपको थोड़ी सेलिंग दिख रही, क्योंकि सारे स्टॉक पीछे से चले हुए हैं लास्ट 2.5-3 महीनों में, सबने ठीक ठाक रिटर्न दिए, तो इसलिए आई थिंक थोड़ा आपको यहाँ करेक्शन दिख रहे हैं। ओके, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज में क्या आपकी राय है? 13,500 के पार। हाँ जी, देखिए ये काफी ओवरबॉट स्टॉक है, इसमें नया तो कुछ नहीं कर सकते, जिनके पास पहले के हैं आई थिंक, जैसे मैंने पहले भी बोला, बने रहे। चाहे तो तकरीबन आई थिंक 12,000 के आसपास अच्छे लेवल आते हैं स्टॉप लॉस के इस समय, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पिछला लो के आसपास कहीं रखें, और जिनके पास है बने रहे। नए समीकरण तो यहाँ नहीं निकल रहे, रिस्क रिवॉर्ड नए समीकरण यहाँ पे नहीं निकल रहे हैं। एक स्टॉक माना सरवीन जी, देखिए टाइटन का जी 3778 पे चल रहा है, बहुत ही फ्लैट सा कारोबार है, 10-11 रुपये ऊपर है, जी। लेकिन उसी जगह कल्याण ज्वेलर्स 2% नीचे आ गया है। क्या सोने की वजह से हो रहा है क्या ये चार्ट पे कुछ गड़बड़ है? देखिए ये सारे स्टॉक पीछे से काफी अच्छे चले हुए हैं, स्पेशली फॉर टाइटन। आई थिंक बहुत बढ़िया पीछे से चला हुआ है स्टॉक है, तो डेफिनेट और वेल ओन्ड है। सबसे बड़ी बात है, वेल ओन्ड है, काफी चला हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें अभी भी जान है। बट यहाँ आपको दिख रहा है कल्याण ज्वेलर्स में काफी ओवरबॉट है, थोड़ी सेलिंग दिख रही है। तो आई थिंक गोल्ड भी एक कारण हो सकता है, बढ़ते हुए गोल्ड के दामों में इनका बिजनेस थोड़ा कम हो सकता है। और गोल्ड की हमने जो चर्चा की, दिवाली तक लग रहा है 3,000, तो इधर थोड़ा इनका थोड़ा धंधे में इम्पैक्ट आ सकता है मेरे हिसाब से। जब गोल्ड के भाव बढ़ते हैं तो परचेजिंग कम हो जाती है, आपका पर केजी या जो हम पर ग्राम आपकी सेल तो होगी, लेकिन पैसे क्योंकि बढ़े रहेंगे तो पर ग्राम आप कम बेचेंगे, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, गोल्ड में तो थोड़ी सी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। $3,000 अब करो, मतलब क्या 3,000 का भाव कितना 80-85 हज़ार बैठेगा और ज़्यादा? हाँ, आई थिंक आराम से आई थिंक 80-85 हज़ार तो जाना चाहिए। MCX लेवल्स में तो बाकी सारे रुपी भी रहता है, ड्यूटीज भी रहती है, सब कुछ मिला जुला के भाव आता है। अभी तो देखिए ड्यूटीज कम हो गई तो रेट थोड़े कम है। लगता है कहीं सरकार को लग रहा था कि ये चलेगा, इसलिए ड्यूटीज कम कर दी ताकि लोग ले कम से कम, नहीं तो अगर ड्यूटीज सेम रही होती तो ये भाव और होता अभी। करेक्ट, फिर भी गोल्ड बहुत महंगा हो गया यहाँ पे। सरवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और दर्शकों की बहुत बहुत मदद करने के लिए। और इस बीच जो है निफ्टी 50 पॉइंट और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। सुमित जी आ चुके हैं। 125% प्रीमियम बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी काम कर रहा है, देख रहे हो आप। इनके जो सथौरा जोड़े थे वो सब नीचे आ गए। लेकिन नहीं, इंटरेस्टिंग है, बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग बजाज होल्डिंग से ज़्यादा है। अगर आप मार्केट कैप देखोगे, बजाज हाउसिंग की करीब 1,30,000 करोड़ के आसपास है, और बजाज होल्डिंग की 1,15,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। नहीं, होल्डिंग तो खैर डिफरेंट है। हाँ, तो होल्डिंग ही है, तो उसको तो छोड़ ही दो। लेकिन अदरवाइज भी लिस्ट ही ये हुआ है 1,00,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप में, और बतौर 75वीं, हाँ, बतौर 75वीं सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे अभी ये कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी की 4-5 कंपनियों से बड़ी मार्केट कैप इस कंपनी की ऑलरेडी पहुंच चुकी है। बढ़िया लिस्टिंग, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद इस तरह की एक बड़े कॉर्पोरेट घराने से एक बढ़िया लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ी है। चलो, इस पर बातचीत करेंगे। 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है, रिकॉर्ड स्तरों पर हम खड़े हैं, इन सब पे बातचीत होगी। छोटे से ब्रेक के उस पार।